देश में जहां देवभूमि में एक तरफ परिस्थिति तनावपूर्ण है, तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यानी कि नोएडा और दिल्ली की, तो यहां किसानों के संग्राम छिड़े हुए हैं। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने अब रास्ता छोड़ दिया है। यह भी बता दें कि वो 5 घंटे से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को किसान संगठन के अध्यक्ष सुखेर खलीफा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से आश्वासन मिला है, हम लोगों ने 7 दिन में मांगे पूरी करने का समय दिया है। ऐसे में अब धीरे धीरे दिल्ली नोएडा के अलग अलग रास्तों पर जाम खुलने लगे हैं। हालांकि पूरी तरह से जाम खुलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। एक हाई लेवल मीटिंग का गठन किया गया है। कमेटी में औद्योगिक मंत्री, आईआईडीसी चेयरमैन मनोज सिंह, एसीएस एसपी गोयल, तीनों अथॉरिटी के सीईओ, सीपी और जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। एनटीपीसी के लिए किसान पावर सेक्रेटरी और सीएमडी से बैठक करेंगे। किसान उठाकर अपने धरना स्थल सेक्टर 6 और सेक्टर 24 एनटीपीसी में किसान जाएंगे। किसानों की नाराजगी की वजह यह है कि उन्हें जमीन के बदले या तो मुआवजा नहीं मिला, और उन्हें जिन्हें मिला भी है उन्हें उनकी मांग के अनुरूप नहीं मिला। इसलिए मुआवजे की मांग को लेकर 40 गांव के किसान सीधे दिल्ली नोएडा पर पहुंच गए और चारों तरफ चक्का जाम हो गया। अब हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और आश्वासन 1 हफ्ते का दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर मांगे पूरी करने का आश्वासन किसानों को दिया गया। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले संसद में 10 साल बनाम 10 साल का वॉर शुरू हो गया। पिछले यूपीए की सरकार के 10 साल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से ब्लैक पेपर भी मोदी सरकार के 10 साल के खिलाफ जारी किया गया। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, पर उससे पहले सरकार और विपक्ष के बीच एक नई चाल शुरू हो गई है। ये चाल है पेपर वॉर वाली। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पिछले यूपीए यानी 2004 से 2014 तक के 10 साल के शासनकाल के खिलाफ करीब 60 पन्नों का श्वेत पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूपीए सरकार को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। 10 साल में इकोनॉमी गैर निष्पादित बन गई, आर्थिक सुधार को गति नहीं दी गई, आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर किया गया और बैंकिंग संकट से देश को बड़ा नुकसान है। श्वेत पत्र में सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है। मोदी सरकार की दलील है कि यूपीए ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। वैसे बीजेपी ने 10 साल बनाम 10 साल की बात करते हुए मनमोहन सिंह की तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के 10 साल के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया है। ब्लैक पेपर को लेकर पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को नजर न लगे, उसके लिए ये काला टीका है। भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। समझने वाली बात यह है कि 2004 से 2010 के बीच तक 10 साल मनमोहन सिंह देश के पीएम रहे। तब प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है। अपने तीसरे टर्म के लिए मोदी बेहद कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के बीच संसद में लेटर वॉर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, अलका गुर्जर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, गुजरात की जिम्मेदारी अलका गुर्जर के कंधों पर अब सौंपी गई है। लाभार्थी संपर्क अभियान की जिम्मेदारी भी अलका गुर्जर को मिली है। साथ ही साथ 60 लाख अभ्यर्थियों से सीधा संवाद किया जाएगा। 4 राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी अलका गुर्जर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलका गुर्जर को बड़ी
जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अलका गुज्जर को आप बता दें 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी को और साथ ही साथ 4 राज्यों की जिम्मेदारी के साथ सीधे 60 लाख लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा और इन 4 राज्यों में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और गुजरात की जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अलका गुज्जर को अब एक बड़ा दायित्व भी संभालना पड़ेगा। बता दें कि आज ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाभार्थी संपर्क अभियान की बैठक भी हुई और इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए गए, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री भी पहुंचे और साथ ही साथ अब बड़ी जिम्मेदारी भी अलका गुज्जर को सौंपी गई है। और पीएम नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर विवादों को तूल एक बार फिर से दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम पैदा सामान्य परिवार में हुए थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। राहुल के बयान पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे। पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी सामान्य वर्ग की जाति को ओबीसी में तब्दील कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री की जाति का ही मुद्दा उठा दिया है। पीएम की जाति पर राहुल गांधी का तर्क भी जरा सुनिए। राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान के बाद सियासत बेहद गर्मा गई है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं ने जोरदार तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था, तो इस बयान के बाद भी विवाद हुआ था। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करा दिया। हालांकि गुजरात सरकार ने सफाई में तब कहा था कि घांची यानी तेली समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। गुजरात सरकार की सफाई के बाद ये मामला शांत हो गया था, पर 2024 के चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी की जाति का मुद्दा उछालकर विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादातर सियासी पार्टियां जहां किसानों को छलने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो वहीं बीजेपी किसानों के साथ गहरी प्रतिबद्धता दिखाती रही है, उन्हें सम्मानित करती रही है। प्रदेश की नई नवेली सरकार ने भी अपना वादा निभाया है। रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किए कई बड़े ऐलान। प्रदेश के अन्नदाताओं का रखा खास ध्यान। किसानों की मेहनत को सम्मान। अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। प्रदेश की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। इससे उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने की बात कही है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6000 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब किसानों को 6000 की जगह सालाना 8000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ का वार्षिक बजट भी पास किया है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है। भजनलाल सरकार ने गौवंश संरक्षण के साथ साथ ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ
डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। इसीलिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों और गौवंश शेड के निर्माण और दूसरे उपकरण के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। सरकार ने लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने का पूरा प्लान बनाया है। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाह टिकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सरवाल में भारी हिमस्खलन हुआ। हालांकि जान माल के नुकसान या संपत्ति के किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रबंधन ने पहले ही पूरे क्षेत्र में हिमस्खलन की चेतावनी दी थी और सभी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। हिमस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट के स्कीइंग क्षेत्र में एक और हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 2 स्कीयर फंस गए। हालांकि उनको बचा लिया गया था। यह एवलांच दोपहर में हुआ, जब स्कीयरों का एक समूह वहीं से गुजर रहा था। और अब फटाफट